केसेस की तरह ये केस भी एक सियासी इंतकाम और इंसाफ का कत्ल है। हम इस सजा को रिजेक्ट करते हैं। आज जो फैसला सुनाया गया है बुनियादी फैसला है। अब उनके पास ये राइट है कि वो अपील फाइल करें। इंशाअल्लाह ताला विद इन फ्यू डेज हाई कोर्ट में अपील फाइल करेंगे। हमें एतमाद इंशाअल्लाह ताला खान साहब सुरखरू होंगे। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, गुज़िश्ता कुछ सालों से हमने देखा है कि जुमे का दिन अक्सर हमारी सियासत और सियासी शख्सियात के लिए बहुत अहमियत का हामिल होता है। कुछ पॉलिटिकल लीडर्स के लिए जुमे का दिन खुशखबरी लेकर आता है और कुछ के लिए खबरें बहुत बुरी होती हैं। आज भी जुमातुल मुबारक था और मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट दिन रहा। पीटीआई के लिए आज का दिन अच्छा नहीं रहा। आज बानी पीटीआई के खिलाफ 1 साल से ज़्यादा टाइम से चलने वाला 190 मिलियन पाउंड केस में एहतसाब अदालत ने बिल आखिर फैसला सुना दिया है। बानी पीटीआई को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। इस कैद को सुनाने के बाद बुशरा बीबी को कोर्ट प्रेमिसेस से जो है वो अरेस्ट कर लिया गया। पिछले हफ्ते हमने अपने प्रोग्राम में इस केस के हवाले से बड़ी डिटेल, बड़ी तफसील में हमने जो है वो बात की थी। केस के फैसले के बाद पीटीआई ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सज़ा की शदीद जो है उनकी मजम्मत की है और फैसला चैलेंज करने का ऐलान भी कर दिया है। दूसरी जानिब फैसले पर बानी पीटीआई का रद्द अमल भी सामने आ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि फैसले से जुडिशरी की साख खराब हुई है और उन्हें किसी तरह का रिलीफ नहीं चाहिए। साथ ही साथ हुकूमत की जानिब अगर देखें, हुकूमत की बात करें तो हुकूमत ने इस केस के फैसले के हवाले से जो है वो अपना इस वक्त रद्द अमल जो है वो हुकूमत ने दिया है और हुकूमत का ये कहना है कि ये एक ओपन और शट केस है, इसको सराहा गया है और इसे मेरिट और कानून के मुताबिक करार दिया गया है। अब केस का फैसला तो आ गया है, लेकिन सवालात अब यहाँ अहम हैं कि इस फैसले के सियासी माहौल पर क्या असरात होंगे। पीटीआई फैसला चैलेंज करेगी तो हाई कोर्ट से रिलीफ मिलने के इम्कानात क्या हैं और कौन से ग्राउंड्स पे इस केस में रिलीफ मिल सकता है। और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये कि हमें ये देखना होगा कि इस फैसले के बाद हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जारी डायलॉग प्रोसेस, जिसका तीसरा राउंड कल बड़े खुशगवार माहौल में जो है वो हुआ और पीटीआई ने रिटन डिमांड्स भी जो है हुकूमत को दे दी हैं, तो अब इस फैसले के बाद मुज़ाकराती अमल पर क्या असरात होंगे और मुज़ाकरात का मुस्तकबिल क्या होगा। आज के प्रोग्राम में हम इन्हीं तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त वी हैव अ पैनल ऑफ लॉयर्स विद अस एंड ऑल्सो एक सीनियर हमारे साथ जो कोर्ट कॉरेस्पॉन्डेंट हैं वो मौजूद हैं, तो लीगैलिटीज़ डिस्कस करेंगे। बैरिस्टर अकील हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है। बैरिस्टर उमेर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। और अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर कोर्ट कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। थैंक यू ऑल फॉर मेकिंग द टाइम। अगर मैं आपसे शुरू करूँ उमेर साहब, आज का जो फैसला है आप लोगों ने कह दिया है कि आप इसको चैलेंज करने जो है वो जा रहे हैं, बट फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट आपको इसमें कहाँ जो है वो लगता है कि रिलीफ आपको मिल सकता है, किस बेसिस पे आप जो है वो जाके चैलेंज कर रहे हैं? इन दी फर्स्ट प्लेस अगर देखें केस बनता ही नहीं था। एक अगर रिसेंट नैब अमेंडमेंट्स उठा लें, आपने कैबिनेट की डिसीजन तो वैसे ही उनको प्रोटेक्ट कर दिया, चलें फॉर वट एवर रीज़न उस पर नहीं बात करते, मगर ओवरऑल आपने देखना है कि नैब केस बना रही है। नैब किन केसेस को करती है? मेगा करप्शन के केसेस जहाँ कोई मॉनेटरी गेन इन्वॉल्व हो, उन केसेस को टारगेट करती है। इस ट्रांजैक्शन को जिससे अलकादर ट्रस्ट को टच अपॉन कर रहे हैं, बुनियादी तौर पे है क्या? किस्सा कहानी किधर से शुरू होता है? वन हाइड पार्क से। वन हाइड पार्क 9 अरब का सेल होता है 18 अरब रुपए में। उसके पीछे क्या इन्वॉल्वमेंट है? किसी ने हसन नवाज को पूछा, आफ्टर थॉट कैसे हो? इतने सालों से जब ये चल रहा था तो तब तो वन हाइड पार्क का जो है उस तरह किसी ने एनसीए ने फ्रीज किया है ना, जो अकाउंट्स के साथ वन हाइड पार्क प्रॉपर्टी भी तो सील हुई ना, अटैच हुई। अगर वहाँ होता कोई लगता कि हुसैन नवाज साहब का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है तो उनके भी अकाउंट्स उसी तरह फ्रीज हो जाते और फिर मलिक रियाज की प्रॉपर्टी थी, उनके बेटे की थी, अटैच हो गई। अब बेसिकली क्या था? सस्पेक्ट ट्रांजैक्शन थी। सस्पेक्ट ट्रांजैक्शन किसने साबित करना था? एनसीए ने, या जिसके तरफ से एक्सपेक्टेड था कि सस्पेक्ट क्या किया जा रहा है कि ये प्रोसीड पाकिस्तान से गई हैं, प्रोसीड ऑफ क्राइम है, मनी लॉन्डर होके लंदन पहुंच गई और लंदन डिफरेंट प्रॉपर्टीज में अकाउंट्स में पहुंच गई।
اب اسٹیٹ آف پاکستان نے یہ کیس اسٹیبلش کرنا تھا لنڈن میں، مگر ان بٹوین ایک سیٹلمنٹ ریچ ہو جاتی ہے، اس سیٹلمنٹ، اور وہ سیٹلمنٹ کیا ہے؟ سول سائڈ پہ سیٹلمنٹ ہے، سیٹلمنٹ ہے کہ یہ پیسے ریپیٹریٹ ہوں گے، اور اس ساری کے ساری ایک اینڈ نان ڈسکلوجر ایگریمنٹ میں ٹرمز ریپروڈیوس ہیں، اور انٹرسٹنگلی آج تک وہ این ڈی اے کو پبلک نہیں کیا۔ اگر گورنمنٹ سمجھتی ہے، آج تو عمران خان کی کیبنٹ نہیں ہے نا، اس این ڈی اے کو پبلک کر دیں، ساری ٹرمز سامنے آ جائیں گے، مگر یہ نہیں کریں گے۔ یہ کیوں نہیں کریں گے؟ انہیں پتہ ہے کہ جس دن اس کو پبلک کریں گے، انہیں یہ پیسہ دوبارہ ریپیٹریٹ کرنا پڑے گا لنڈن، کیونکہ وہ کسی کورٹ آف لاء میں اسٹیبلش نہیں ہوا۔ بیسیکلی آپ کا این سی اے کیا ہے؟ ایکویولنٹ ٹو ایف آئی اے، ایک ایجنسی ہے نا، ایجنسی تو نہیں اسٹیبلش کر سکتی کہ ڈیکلیریشن دے دے گی کہ یہ پروسیڈ آف کرائم ہے، اس کو ضبط کر لیں اور یہ اسٹیٹ آف پاکستان کی ملکیت ہوگی۔ بیسیکلی پارٹیز نے خود ایگری کیا، ایک موڈ بنایا اور ڈیسائیڈ ہوا کہ یہ پاکستان میں ایک پرٹیکولر اکاؤنٹ میں جائیں گے۔ لیکن جو ان کا جو ملک ریاض صاحب کا جو اکاؤنٹ تھا، لائبلٹی اکاؤنٹ تھا، یہ تو نہیں تھا، یہ بھی میرے سامنے پڑی ہوئی ہے، یہ جو آپ این سی اے کی بات کر رہے ہیں پریس ریلیز، اس میں the assets will be returned to the state of Pakistan. یہ 3 دسمبر state of Pakistan۔ پریس ریلیز کس سے آ رہی ہے؟ ایگریمنٹ پبلک کر دے نا، آپ کو پتہ چل جائے گا سپریم کورٹ کا کیا رول ہے، عمران خان اور ان کی کیبنٹ کا کیا رول ہے، ایسٹ ریکوری یونٹ کا کیا رول ہے، کدھر فالٹ ہے۔ بیسیکلی ہم کیا اسیس کرنا چاہ رہے ہیں؟ اسیس یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں ایز سچ عمران خان کی ذات کو کیا مانیٹری گین ہوا۔ ایک ٹرسٹ پراپرٹی ہے، کوئی عمران خان کی پراپرٹی بنا، ایون آ رہی پراپرٹی کس سے ہے؟ ملک ریاض سے۔ اگر آج ٹرسٹ کو ڈیزالو کرتے ہیں تو پراپرٹی ریورٹ بیک کس کو کرے گی؟ وہ ملک ریاض کو واپس جائے گی۔ وہ یہ نہیں ہوگا کہ عمران خان کی ڈسپوزل پہ ہے کہ کہیں اور کہیں بھی وہاں ڈیوائیڈ ایسٹس ہو۔ فریز ہوئے، یہ اسٹیبلش ہوا کہ پاکستانی پبلک کا جو ہے یہ پیسہ ہے، وہاں پاکستانی پبلک کو جو ہے وہ ریپیٹریٹ ہوا، پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ جی لائبلٹی اکاؤنٹ میں جو ہے وہ ڈال دیا گیا۔ سو اٹ ریلی ڈزنٹ، اور اس میں اگر آپ، میں باقی جو مہمان ہیں ان کو بھی شامل کروں گی، قیوم صاحب سے بھی پوچھوں گی۔ قیوم صاحب، جو اس میں لگایا گیا ہے نیب کے سیکشنز 2، 4، 6 جو انووک کیے گئے ہیں، اس میں کیٹیگوریکلی یہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہو، اور آپ جانتے ہیں کیا سیکشنز ہیں، کہ اگر آپ کو پتہ ہو کہ آپ کوئی ایسا فائدہ کسی کو دے سکتے ہیں یا کسی سے فائدہ لے سکتے ہیں، میرے سامنے اس وقت پڑھیں، تو اس میں بھی آپ لائبل ہیں نیب کے اس آرڈیننس کے اندر، یو آر گلٹی۔ سو آپ کو لگتا ہے کہ جو عمیر صاحب بات کر رہے ہیں، اٹ ہیز اینی اس میں کوئی ہے، اس میں ویٹیج ہے؟ دیکھیں عمیر صاحب جو ہے وہ لیگلی دیکھ سکتے ہوں گے اس کو، لیکن میں اگر آپ صرف ان کی بات کو ہی تھوڑا سا پرکھ لیں تو وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اگر یہ پیسہ ملک ریاض کا تھا، منی لانڈر ہوا تھا، نیشنل کرائم ایجنسی نے فریز کیا تھا اور ان کے درمیان ایک سیٹلمنٹ ہو گیا، تو پھر کیبنٹ کہاں سے آ گئی؟ کیبنٹ کیوں آئی؟ پھر گورنمنٹ آف پاکستان کیوں آئی؟ ہاں وہی بات ہے نا۔ تو پھر اس کے بعد ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ ملک ریاض صاحب کے بحریہ ٹاؤن کراچی کے پیسے جو ہے وہاں پہ چلے گئے، تو اس کے بعد جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان تمام اکاؤنٹس کو جہاں سے یہ پیسے گئے تھے ان کو نوٹس بھیجا، تو اس کے کلیمنٹ کیوں سپریم کورٹ کے اندر اپنا پیسہ کلیم کرنے نہیں آئے؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ میرا خیال اب تو پڑھی ہیں، ہر جگہ پڑھی ہوئی ہے۔ تو یہ جو سارا کچھ یہ ٹھیک کہتے ہوں گے، کوئی پروسیڈ آف کرائم نہیں ہے یا نہیں تھی، اور اگر وہ پروسیڈ آف کرائم تھی تو پھر تبھی منی لانڈرنگ تھی، اس کا پروسیڈ آف کرائم طے کرنا تھا۔ تو گورنمنٹ آف پاکستان نے جب یہ معاہدہ کیا تو انہوں نے کیا کیا پھر؟ مطلب اگر وہ آ گئے، وہاں پہ پیسے آ گئے، اور اگر ایک یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تھا بھی منی لانڈرنگ کا پیسہ تھا یا نہیں تھا، تو پھر فریز کیوں ہوا تھا؟ فریز کیوں ہوا تھا؟ شہزاد اکبر مرزا صاحب وہاں پہ کیوں گئے تھے؟ انہوں نے کیا خط لکھا تھا؟ لیکن خط کے بعد وہاں پہ کلین چیٹ کسی اور کو مل گئی، پھنس کوئی اور گیا، تو پھر پیسہ پاکستان آیا۔ تو پاکستان آیا تو ایک پرائیویٹ اکاؤنٹ کا پیسہ ہوگا، تو اس پرائیویٹ اکاؤنٹ کے پیسے میں فیڈرل کیبنٹ کا کیا رول تھا؟ تو یہ چیزیں جو ہے نا ایمبیگوٹی کریٹ کرتی ہیں۔ ڈیفینیٹلی جو وزیر اعظم ہوتا ہے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے تحت، جو اقتدار ہے وہ ایک ٹرسٹ ہے، اور عوام کے منتخب نمائندے جو ہیں وہ عوام کا وہ جو ٹرسٹ ہے اس کے امین ہیں۔ وہ پیسہ جو پاکستان کے اکاؤنٹ کے اندر جانا چاہیے تھا، وہ ایک پرائیویٹ اکاؤنٹ کے اندر فیڈرل کیبنٹ کی بند لفافے کے اندر منظوری میں کیوں گیا؟ یہ سارے سوالات تھے جس کو اسٹیبلش کرنا تھا انہوں نے، وہ جو نہیں کر سکے ہیں، اور اسی نتیجے کے اوپر یہاں پہ مس یوز آف پاور آیا ہے کہ وہ جس کو امانت دار ہونا چاہیے تھا وہ خائن کیوں بنا۔ تو یہ چیز جو ہے یہ لاجیکلی اسٹیبلش ہوتی ہے کہ وہ مس یوز آف اتھارٹی کے اندر آ رہی ہے، اور اس کا پروسیڈ جو ہے وہ القادر ٹرسٹ جو پہلے زلفی بخاری صاحب کے، پھر بابر اعوان صاحب کے،
اور پھر جو ہے وہ اور وہ بھی بڑا اس کی ٹائمنگ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ کس طرح جیسے وہاں پہ نیب کی یہاں پہ سوری این سی اے کا وہاں پہ فیصلہ آتا ہے تو کیسے یہاں پہ پراپرٹی پرچیز ہوتی ہے پھر چلی جاتی ہے. جی ساری ٹائم لائن سامنے. بیر صاحب, عقیل صاحب, آپ کے وسوسے تھوڑے سے کچھ ختم ہوئے ہیں آج ویسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحبہ میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ آج الحمدللہ انصاف کے تمام تر تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے, اور بالکل جس طرح عبدالحی قیوم صدیقی صاحب نے کہا کہ یہ پاکستانی قوم کی امانت ہوتی ہے, آپ بحیثیت وزیر اعظم یا ایز ممبر آف نیشنل پارلیمنٹ, ہم صرف پاکستان کی جو عوام ہیں, جو ان کے پیسے ہیں, ان کے ٹرسٹیز ہیں, ٹو پٹ اٹ ویری سمپلی. تو یہاں پہ جو معاملات کیے گئے یا جو ایک بینیفٹ ڈرائیو کیا گیا ویدر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی, بیکاز یہ وائٹ کالر کرائم ہے, کوئی A+B یا 2+2 والا کوئی اتنا سمپل معاملہ نہیں ہوتا. یہاں پہ انہوں نے ٹرسٹ بنائی اور ٹرسٹ کا فائدہ ضرور لیا انہوں نے. زمین آئی, پھر اوپر زمین کے اوپر پراپرٹی بنانے کے لیے الگ سے پیسے آئے, پھر اپنی پرسنل پراپرٹیز کو جس طرح انہوں نے کیا تو بناتے نا, اپنے 350 کنال کے جو محل ہے اس میں بنا لیتے القادری یونیورسٹی. قوم کے لیے کیا زبردست تحفہ ہوتا کہ اپنی ذاتی جو پراپرٹی ہے, جو ان کا بنی گالا میں گھر ہے, وہاں پہ القادر ٹرسٹ بناتے پنجاب گورنمنٹ سے کہہ دیتے کرتے ہیں بناتے. یہ اس طرح اتنا سمپل معاملہ نہیں ہے. انہوں نے مس یوز آف اتھارٹی کیا اور انہوں نے بینیفٹ ویدر ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی لیا. اس تمام تر معاملے میں اس 148 صفوں کی جو ججمنٹ ہے وہ اس میں واضح طور پہ انکیپسولیٹ ہے. اور ایون جب ان کو کنفرنٹ کرایا گیا 342 کی اسٹیٹمنٹ میں, یہ پھر اگین تھوڑی لیگل بات ہو جائے گی, لیکن اس کو میں اس طرح ایکسپلین کروں گا کہ جب ان کو کنفرنٹ کرایا گیا کہ آپ کے خلاف یہ ثبوت ہیں, اور پروسیکیوشن نے اپنے تمام تر جو مینلی ان کا کیس تھا وہ ڈاکیومنٹری ایویڈنس پہ تھا. ابھی میرے بھائی نے بات کی کہ ڈاکیومنٹ کو یا جو نان ڈسکلوجر اگریمنٹ ہے اس کو پبلک کیوں نہیں کر دیتے. پہلی بات ہے کہ اس کو آپ نے, اور کئی دیگر ممالک کے ساتھ اس طرح ہوا ہے کہ پیسے واپس ریپیٹریٹ ہوئے. نائجیریا از ون ایگزامپل, کینیا, اس طرح کے کئی ممالک ہیں, تاجکستان, قازقستان, جن پہ یہ پیسے واپس گئے ہیں, اور وہ کوئی نان ڈسکلوجر اگریمنٹ کے تحت نہیں جاتے. جب آپ کو اوریجن آف دا فنڈز پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فنڈز یہاں سے ٹرانسفر ہوئے یا اس ملک کے سٹیزن کے ہیں, اور جب وہ فریزنگ آرڈر ہوتا ہے تو پھر اس میں وہ آلریڈی فریز ہو چکے تھے دسمبر 2018 میں. یہ تو مچ لیٹر جب ان کو پتہ چلا اور ڈیل کٹ کی انہوں نے آپس میں, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا پھر مجھے کیا فائدہ ہے, تو پھر انہوں نے فائدہ لیا. انہوں نے زمین کا فائدہ بھی لیا, انہوں نے اوپر اس کی کنسٹرکشن کاسٹ کا بھی جو 29 کروڑ جتنا بھی تھا وہ بھی لیا. یہ تو وہ چیزیں ہیں جو سامنے منظر عام پہ ڈاکیومنٹری ایویڈنس کے تھرو آئی ہیں. لیکن اس 3 کیرٹ یا 5 کی رات کی ہیرے کی انگوٹھی کا وہ کس طرح ہم بھول سکتے ہیں, وہ بھی ریکارڈنگ منظر عام پہ ہے. آئی ایم شیور اس کے علاوہ بھی ادر پیکیونری ایڈوانٹیجز یا بینیفٹس لیے ہیں, کیونکہ یہ بات بھی منظر عام پہ آ رہی ہے کہ انہوں نے اپنے زمان پر کی جو گھر کی کنسٹرکشن جو کروائی تھی یا اس کے اندر رینوویشن جو کروائی تھی وہ بھی بینیفٹ تھا. اگر اتنا سمپل معاملہ ہوتا اور واقعتاً بیکاز یہ اسٹیٹ آف پاکستان کو واپس آنے تھے, تو اسٹیٹ آف پاکستان, آئی ایم ویری کلیئر آن دس, اٹ شوڈ ہیو کم بیک ٹو اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں آتے. اسٹیٹ آف پاکستان کا تو اسٹیٹ بینک ہی ہوتا ہے اور اسی کے کسی اکاؤنٹ میں آتے ہیں. دیگر ممالک میں جیسے جاتا ہے سارا معاملہ, یہاں پہ اسپیسیفکلی بڑے کیئرفلی اور بڑے کنائیونگلی رجسٹرار سپریم کورٹ نے جو اکاؤنٹ کھولا تھا, اور جو پہلے آلریڈی آفرز ہو چکی تھی, ان ٹائکون صاحب نے آفرز دی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ میں یہ آفر کرتا ہوں ایز مائی فائن, اور وہ آفرز کی, وہ اکاؤنٹ نمبر کھولا گیا, اور اکاؤنٹ نمبر پھر وہ وہاں سے این ڈی اے میں ڈال دیا گیا کہ یہ اس اکاؤنٹ نمبر میں دے دیں. اور اے آر یو کے ہیڈ اور اے آر یو کے آج دن تک کاغذ غائب ہیں. یہ آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ وہاں پہ ایک اور بیرسٹر صاحب تھے ہماری, دونوں ہی بخیر بیرسٹرز ہیں, بیرسٹر شہزاد اکبر اور بیرسٹر ضیاء سم تھنگ ان کا نام ہے. ان دونوں نے because they dealt on behalf of state of Pakistan. جو لنڈن میں جا کے این سی اے کے ساتھ میٹنگز کی, وہ ٹکٹ سارے حکومت پاکستان نے دیے, وہ وہاں پہ جا کے خرچہ حکومت پاکستان کا ہوا. وہاں سے پھر پیسے لا کے حکومت پاکستان کو دینے تھے
لیکن کسی کا فائن پے ہو گیا, جو انڈائریکٹ ایڈوانٹیج دیا گیا یا بینیفٹ دیا گیا مس یوز آف اتھارٹی کر کے. ان کی 6-7 کابینہ کی اس وقت کی کابینہ کے اراکین ہیں جو کہتے ہیں کہ واقعتاً ہم نے اعتراض اٹھایا تھا اور ہمیں بتایا نہیں گیا تو انہوں نے کہا تھا کہ we will not show this document to you because we're not پہلے سائن ہو چکا تھا, بعد میں صرف ایک حجت تمام ہوئی تھی. اچھا نیاز صاحب یہ بتائیے کہ اب آپ اس کو چیلنج کرنے کا, جب بھی آپ اس کو چیلنج کریں گے ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے, ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ پہ آلریڈی آپ کے جو ہیں وہ ریزرویشنز گائے بگائے جو ہیں وہ آتی رہتی ہیں, بالخصوص جو چیف جسٹس ہیں ان کے حوالے سے. اب عمران خان صاحب نے ایک اور نئی بات کی, انہوں نے کہا جی جو ابھی یہ جو ایک 4 آسامیاں ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو وہ فل ہونی ہیں, اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ ہمارے خلاف جو ہے وہ استعمال ہوتے رہے ہیں اور وہ شاید ایلیویٹ ہو جائیں ایز ججز. تو یہ سارا کچھ, یہ پورا ایک سسٹم ہمیں مینیپولیٹ کرنے کے لیے, سسٹم کی مینیپولیشن ہمیں جو ہے ہمارے خلاف جو ہیں کیسز کے لیے کی گئی ہے. اس پہ کیا کہیں گے؟ ابھی میری آپ سے پروگرام سٹارٹ ہونے سے پہلے بات ہو رہی تھی. خان صاحب نے اگر کوئی بات کی ہے کیا وہ بغیر کسی ایویڈنس کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی خان صاحب اسی اسلام آباد ہائی کورٹ کے پریمیسز سے ابڈکٹ ہوئے تھے نا, جو بعد میں سپریم کورٹ نے اس اریسٹ کو اللیگل ڈکلیئر کیا. والا تھا دیکھیں وہ ساری سب کے سامنے ہے. پھر اسی اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے ہی لیٹر لکھا تھا جس پہ آج تک کوئی انکوائری نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, تو وہ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو انفلوئنس کر رہے ہیں؟ بات ہے چیزیں تو سامنے ہیں, یا تو آپ کہیں کہ ہمارا سسٹم اتنا روبسٹ ہے کہ سب کو ایک ہی آنکھ سے دیکھتا ہے, مگر سسٹم میں نہیں ہے. سسٹم نے جب نہیں دیکھنا ہوتا تو وہ حدیبیہ پیپر مل والا بھی فیصلہ آ جاتا ہے, وہ پھر نہیں نظر آتا, پھر اس میں لمیٹیشن کے ایشو آ جاتے ہیں, دوسرے معاملات آ جاتے ہیں, اس کو سائڈ لائن کر جاتے ہیں, پھر ڈسٹنکشن نہیں نظر آتی کہ یہ ایون فیلڈ کی طرح کوئی پرائیویٹ ٹرسٹ نہیں ہے, یہ پبلک ٹرسٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ چیریٹی کے لیے بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, آپ مطلب دیں سزا کرپشن پہ دیں, آپ سیرت پڑھانے پہ سزا نہ دیں, مطلب فرق ہے. ان چیزوں کو جو ہے نا ڈسٹنکشن کو لانا پڑے گا. باقی عمران خان کا چینل یہی ہے, عدالتوں کے ذریعے اپنی لڑائی لڑ کے آنا ہے. اگر دیکھیں نا ادروائز ہوتا تو یہ 500 دن کے زائد کی قید کس کھاتے کی تھی. ٹھیک ہے, عمران خان آج ڈیل کاو آؤٹ کرنا چاہتا, اپنا رستہ بنا سکتا تھا. رستہ کون سا ہے؟ یہی عدالتوں کے ذریعے. تو اپیل کریں گے. ایک چیز ود آل ڈیو ریسپیکٹ, آپ کو اس میں جو وائٹ کالر کرائم ہوتا ہے مجھ سے زیادہ تو آپ تینوں جو ہے وہ جانتے ہیں کہ ایک تو اس کو پروف کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, اور یہی ہوتا ہے کہ ادھر سے کوئی فائدہ لیا گیا, ادھر سے کچھ دیا گیا ہے. یہ ٹائم لائنز جتنی ہیں جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ وہاں پہ جو ہے وہ NCA ڈیسائیڈ کرتا ہے چیزیں, فوراً یہاں پہ ملک صاحب جو ہیں وہ پراپرٹی خریدتے ہیں, زلفی بخاری کو ہینڈ اوور کرتے ہیں. وہی پراپرٹی ٹائکون ہیں جن کے بارے میں عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ مطلب اس طرح جو ہے یہ کمپرومائزڈ ہے اور یہ ہاں یہ پہیے لگا دیتا ہے فائلوں کو. انہی سے جو ہے یہ فائدہ جو ہے وہ لے لیا جاتا ہے, اور مطلب اس میں کوئی, اور پھر ان کو ہی فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جاتی ہے. اب 400-450 ایکڑ سے زائد کا رقبہ ہے, اس میں عمران خان کا فائدہ کیا ہے؟ بلڈنگ وہیں کھڑی ہے جو آج حکومت پنجاب نے دوبارہ سے فتح بھی کر لی ہے, وہ وہیں موجود ہے نا. وہاں عمران خان کے بچے پڑھیں, کیا عمران خان کے رشتہ دار وہاں ملازم ہیں؟ ایز اے لائر, ایز اے لیگل مائنڈ آپ سمجھتے ہیں کہ مطلب کچھ تو ہے جو آؤٹ آف دی آرڈینری ہے, یا بہت زیادہ جو ہے دیر از اے میتھڈ ٹو دس میڈنس؟ نہیں دیکھیں, کنیکٹیوٹی کہیں سے نہیں بنتی. دیکھیں آپ کہیں سے بنانے کی کوشش کریں نا, اس کو کنسٹرکٹ کریں. دیکھیں آپ نے NCA والا کوئی مطلب سر اسی NCA سے اسی بندے کو جو ہے وہ فائدہ ہوا, اس جو پیسے واپس آئے وہ ان کے جو ہے وہ لائبلٹی اکاؤنٹ میں ڈالے گئے. دیکھیں نان ڈسکلوجر ایگریمنٹ سائن ہوا, 2 فائدے ہیں. ملک ریاض کو کیا فائدہ ہوا؟ کیوں وہ ڈیل سائن کی؟ کرمنل لائبلٹی سے بچنے کے لیے, کیونکہ اگر وہاں ثابت ہوتا کہ یہ منی لانڈرنگ کا پیسہ ہے تو پھر کیا خالی پیسہ نہیں کانفسکیٹ ہونا تھا, سزا ہونی تھی. اسٹیٹ آف پاکستان کو NDA کا کیا فائدہ ہے؟ اسٹیٹ آف پاکستان کو یہ فائدہ تھا, اسٹیٹ آف پاکستان کو ریگرز آف ٹرائل میں نہیں گھسنا پڑا, ورنہ لنڈن میں کاسٹلی کتنی, ابھی آپ نے آج تک کتنے پیسے ضائع کیے ہیں لٹیگیشن میں. آپ کوئی کیس فورن لیول پہ جیتے کتنے, مطلب وہ ساری اس وقت کے وزیر تھے فروغ نسیم صاحب نے سارے اعداد و شمار دیے. اس میں آپ یہ ججمنٹ پڑھیں, اس میں نہ منسٹری آف فائنانس, نہ منسٹری آف لا, نہ منسٹری آف فارن افیئرس, کسی سے کوئی لیگل اوپینین سیک نہیں کیا گیا, کسی کو آن بورڈ نہیں لیا گیا. ARU نے اپنے تحت جو تمام تر معاملات وہاں پہ جا کے کیے. سو مت سو کہ پاکستان ہائی کمیشن برطانیہ جو ہے, لنڈن میں جو پاکستان ہائی کمیشن ہے, ان کو بھی کانوں کان خبر نہیں ہونے دی. تو اگر کچھ چھپانے کے لیے نہیں تھا تو پھر یہ NDA سائن کیا, اور ایبسولوٹلی NDA کو سامنے لے آئے نا, گھبراہٹ کس کی ہے؟ دیکھیں میں تو NDA یا حکومت تو NDA سامنے نہیں لے کے
जा नहीं, सकती cabinet because लाएगी ना। this was something that was signed. Obviously you want us to put the relations at peril with United Kingdom. हम नहीं चाहते कि हम UK गवर्नमेंट तो सिग्नेटरी नहीं है ना भाई, नेशनल क्राइम UK government is National Crime Agency is part and parcel of and UK government के साथ किया है और किसके उसका साथ आप किया कह है? रहे हैं ना, उसी की क्लॉजेस मैं पे यहाँ पे रिलाई बता रहा कर हूँ, रहे यहाँ हैं। पे the person who was representing, he is no longer here. आम ज़बान में within the diplomatic circles उनको ऑजी कहा जाता था, उस्मान अहमद नाम था उनका, यहाँ पे लिखा भी हुआ है. He is well known to me even before coming into elections because I've been the lawyer for the British High Commission यहाँ पे भी. मतलब जनरली एक मैं बात आपको करूँ तो ये लोग अक्सर हमें मिलते हैं नेशनल डेज के ऊपर एंड सो एंड सो फोर्थ. तो वो जब NCA के वो हेड थे तब ही 2018-19 में भी वो नजर आ रही थी बातें कि किस तरह चल रही है, क्या मामला है. यहाँ पे NDA साइन हो गया, ये उस वक्त की हुकूमत पाकिस्तान ने किया था. इस वक्त की हुकूमत पाकिस्तान जो है अपने कोई रिलेशंस एट पेरिल नहीं करेगी या डैमेज नहीं करेगी बरतानिया के साथ कि उसको डिस्क्लोज कर दिया जाए. चले अभी उमैर साहब की बात बड़ी एक अजीब सी मुझे लगी कि इसलिए नहीं गई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्लेम करने के लिए कि पैसे बड़े खर्च हो जाते हैं. नहीं, मुझे ये लिटिगेशन का रिकॉर्ड लॉ मिनिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इफ यू आर अ गवर्नमेंट एंड यू आर नॉट स्पेंड की है आपकी बात ठीक है और रेकॉर्ड के मामले में खाते में बिल्कुल डाल रहे हैं कि बिल्कुल वो किसने लेकिन ये किसकी तो doing ऐसे ही थी, है क्या कि हुआ था. तो सारी ये मैंने चीजें जो है मुझे कुछ चलान हुआ है, मेरा कुछ चलान हुआ है, तो मैं हुकूमत पाकिस्तान से कहूँ जो मेरे कोई उस अकाउंट में जो है वो पैसे डाल दें तो वो मेरा चलान वो पे कर देंगे और मैं कहूँ जी मैंने तो पे कर दिया है चलान. वैसे तो नहीं डाल जाने थे, सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पे अलाउ किया है तो डली है. मैं कहता हूँ आज बुला लेना सारे, आप रजिस्ट्रार का नाम ले रहे हैं, थोड़ा सा आगे जाए बुला लें. सुप्रीम कोर्ट का तो अकाउंट नहीं है, वो तो मलिक रियाज साहब का लाइबिलिटी अकाउंट है. लाइबिलिटी अकाउंट खोला था सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम ने, कोर्ट उन्होंने के ऑफर किया था उस कि मैं पैसे लाइबिलिटी फाइन पे अकाउंट में करना इसके चाहता हूं. बाद कितने पैसे आए ये बताएं, कितने साल गुजर गए, कितने अरसे में सिर्फ वो लाइबिलिटी आप- क्लियर होनी नहीं, थी. but बात है आप ये आज कह तक रहे वो हैं कि- ट्रांजैक्शन सेट असाइड अब की. इसमें उमैर साहब यही चीज़ देख लें KDA ना। वाली और वो अब इसमें देख लें कि मलिक रियाज साहब ने बैरिया टाउन के अंदर जो लीड डेवलपमेंट की थी 460 अरब रुपए का जुर्माना हुआ, उसमें 50 अरब उन्होंने जमा करवाए और फिर उसके बाद उन्होंने साकिब निसार साहब की अदालत के अंदर एक दरख्वास्त डाल दी कि 16,000 एकड़ से जायद जो है वो ज़मीन मुझे वादा की गई थी, मुझे 12,000 एकड़ कम दी मिली. है. हाँ. और फिर जब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान और बैरिया टाउन के मौजूदगी में उसका साइंटिफिक सर्वे करवाया गया तो पता लगा कि वो 4,000 ज़मीन ऊपर ज़्यादा ले चुके हुए. तो जिसकी और इसको बुनियाद बनाया कि आपने मुझे 5,000 एकड़ राजी नहीं दी तो लिहाजा मैं जो है ना किस जमा नहीं करवाऊंगा. तो ये उन्होंने किया था. ठीक है, आपने तो एक्सटेंसिवली कवर किया ये सारा. चले जी हाँ, बिल्कुल. एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जो है वो आगे बढ़ाएंगे. विल बी राइट बैक. तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी. इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखाधड़ी, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत करना वगैरह संगीन जराइम हैं. अगर आप इसमें हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें. दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. कयूम सिद्दीकी साहब, एक चीज़ जो सियासी ऑब्वियसली इसका पहलू है केस का, वो ये है कि काफ़ी दिनों से जो है, काफ़ी हफ्तों से एक कमेटीज़ की मीटिंग भी हो रही है. अब तो बैकडोर भी जो हैं वो एक्टिव हैं, मान भी गए हैं, खान साहब की जी मीटिंग्स भी हुई हैं आर्मी चीफ के साथ. हैविंग सेड दैट, एक सियासी पहलू जो इन केसेस का, तमाम केसेस का होता है, आपने नवाज शरीफ साहब का भी देखा हुआ है केस, उसके बाद जैसे अभी न्याय साहब कह रहे थे कि हुदैबिया में भी जो है वो रिलीफ मिल जाती है. तो सवाल यहाँ पे यही उठता है कि हमारे यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी सजाएं जो हैं वो दे दी जाती हैं, लेकिन विल इट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम? पॉलिटिक्स की नज़र तो नहीं हो जाएगा ये? देखें,
पहली बात तो ये कि जो भी आप कह लें, वी आर नॉट द कोर्ट ऑफ लॉ। हम देख ही सकते हैं ना चीज़ों को, हाँ क्या हुआ था माजी में, क्या हुआ था यहाँ, क्या हुआ था, और हर केस के अपने फैक्ट्स होते हैं और उसके बाद ये देखते हैं। ये भी बात है कि नैब के जो केसेस हैं वो 86-87% जो है वो हायर कोर्ट्स के अंदर जाके जो है वो ख़त्म हो Stand नहीं जाते कर सकते, ठीक। हैं, और जबकि एहतसाब अदालत से कन्विक्शन रेट बहुत ज़्यादा है। तो ये भी एक फैक्ट है, बिल्कुल है। लेकिन बहरहाल अभी भी और भी बहुत सारे केसेस हुए हैं जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिला है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से साइफर केस के अंदर जो हुआ है, वो सारी चीज़ें हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको करना है। अब इसी फैसले के अंदर जज साहब ने ये भी लिखा है कि कुछ लूज है, हाँ, लेकिन उसके हाँ। अंदर दरार नहीं डाल सके क्योंकि हाँ। वाइट कॉलर क्राइम केस है। बिल्कुल। और अब ये सारी चीज़ें छोड़ दें, मैं कहता हूँ उमैर साहब की हर बात मान लेते हैं। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही है कि अगर दो प्राइवेट पार्टीज का पैसा, अगर मेरा और उमैर साहब का झगड़ा है पैसे के लेन देन हुकूमत का, पाकिस्तान। तो हुकूमत पाकिस्तान कहाँ से आ गई इसके अंदर? लेकिन आपने जो ये बात की ना, अभी जो आप बात करें वो I'll read it out as well, इसमें लिखा है there might be certain minor discrepancies and contradictions in the prosecution evidence which are but natural in such cases of white collar crime। ये मैं आपसे बल्कि पूछने वाली थी, ये ना हो कि कल को यही जवाब बने और इसमें आए कि जी ये वो लूप होल्स हैं, यहाँ पे लूप होल्स थे जिनको फॉलो नहीं किया गया था। when you know the winds change, ये होता है हमारे मुल्क में। अब ये तो देखने वाली बात है, वक्त के साथ साथ जैसे आगे चलेंगी चीज़ें तो आपको और हमें पता लगेगा। जब हायर अपील की स्टेज के ऊपर थॉरली इस के ऊपर सारा कुछ होगा। लेकिन ये बात तो है कि अमूमी तौर के ऊपर जो है बहुत सारी चीज़ें प्रोसीजर की वजह से नहीं चल पाती हैं या नहीं है। इसके अंदर ये चीज़ तो है कि सब कुछ प्रोड्यूस हुआ है। 35 के करीब मेरा ख्याल में विटनेस, प्रोसिक्यूशन विटनेसेस जो हैं पेश हुए हैं, उनको थॉरली इन्होंने क्रॉस एग्जामिन किया है और इन सारी चीज़ों में सब कुछ है। मैं कहता हूँ कि मैं हर चीज़ इनकी उमैर साहब की बात मान लेता हूँ। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कैबिनेट की मंजूरी जस्टिफाई करके दिखाएं। उमैर साहब देखिए, मैं तो वही कह रहा हूँ, उसको आपने अंडू करना है। आप हमारा NDA मिसकंडक्ट ले शो आए। करने के लिए NDA जो ले करें ना आए। वो नहीं उमैर साहब करेंगे। की बात पे और जो है ना- दूसरा जो आप जजमेंट का बात कर जी रहे सर। हैं, देखें ये अनसेफ जजमेंट है। आज भी बैरिस्टर सलमान सफदर ने टीवी पे कहा, देखें एक जजमेंट जो लगातार एक पेशी, दूसरी पेशी, तीसरी पेशी और उसके बाद जो सोशल मीडिया पे उसके बारे में क्या सराहियाँ हो रही थी और वो क्या सराहियाँ बिल्कुल एग्जैक्ट निकले, तो फिर क्या होता सर, है वैसे वो मैं बड़ी सारा हैरान देख हूँ लें। और क्योंकि- साथ ही साथ एक और हाँ चीज़ जी, ऐड कर प्लीज। लूँगा, जो कि अपील में कोर्ट होगी, PLD 2005 सुप्रीम कोर्ट 86, वो भी लाजमी पढ़ लीजिएगा कि इन्हीं जज साहब के बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। वो मैंने सर पढ़ लिया हुआ है, आपने ये लेकिन एतराज से मैं यही कहने लगी थी। वही हाँ। एतराज उठाते हैं हाँ। आप बिल्कुल। हाँ। अब उस टाइम यही उस कहने वक्त लगी। मैं ये लिया जरूर हुआ है, लिया हुआ है कहूँगा, उस नीचे। टाइम उमर अयूब साहब भी हमें हुकूमत के confidence साथ है। थे। उस टाइम इमरान खान साहब भी इसी पार्लियामेंट में थे, तो कम से कम कॉन्फिडेंस तो था। आप एतराजात उठाते बिल्कुल। यहाँ पे तो ये चीज नहीं थी, यहाँ पे वो उस टाइम फिर ये- मैजिस्ट्रेट थे और And फिर it's ये been over 2005-4 की 20 years। जजमेंट है, ठीक है। उसके बाद से आज क्या है, 2025 है। 25 है जी। तो 20 साल वो जज कैसे रहे? जी, यही आपकी बात है। हुकूमत में थे, आपकी हुकूमत में भी जज थे वो। बट उमैर साहब मेरा इससे हट के मेरा भी एक सवाल है। सिर्फ कि जज को हुकूमत लगाती है या निकालती है, ये सर सिर्फ लेकिन बता दें। एक चीज मेरी गुजारिश, अगर जब ये जज साहब ये पूरी प्रोसीडिंग्स कर रहे थे तो आपके लॉयर समेत इमरान खान साहब ने भी ये कहा कि हमें कॉन्फिडेंस है जिस तरह ये ट्रायल चल रहा है। क्या उस वक्त आपने कहा कि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है, हम नहीं करना चाहते? ओवरऑल जुडिशियल सिस्टम पे ट्रायल कॉन्फिडेंस के की अंदर यही अगर आपने बात। डिफेंस नहीं दिया तो वो आप अपील में तो नहीं जाते। नहीं, मैं डिफेंस यही तो बात सारा कह रही हूँ दिया कि उस हुआ है, वक्त वो अगर आप वाला ये नहीं बात है, कर रहे मतलब हैं कि हमें बुनियादी confidence तो है ये जिस तरह सारे ट्रायल चल रहा है। एतराज़ात लिए हुए हैं, ये सारे एतराज़ात लिए हैं। पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम पे कॉन्फिडेंस है, मगर जो मनूवरिंग होती है, जो बाकी आपके ख्याल में I'm किसने talking चैनल about होगा? this particular जो judge। basically आपके ख्याल में किसने मनूवर किया है? उसी ने इस ट्रायल किया को किसने होगा जो मनूवर हाई किया? कोर्ट के 6 जजेस ने लेटर लिखा है, ठीक है। ट्रायल कोर्ट तो डायरेक्टली अंडर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। अब आप कह रहे हैं कि जज साहब जो है कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए हैं। ये तो सारे ग्राउंड्स आ जाएंगे। देखिए, ये किसी तरह से जजमेंट रेंडर हो ही नहीं सकती थी, ठीक है। जजमेंट आ गई, आगे सुनाई गई,
आज मुझे वैसे बड़ी सारे PWs का लिखा है, जो PWs आपके PWs तो खिलाफ आप थे, सारे reproduce जो कर दें। 342 की स्टेटमेंट थी, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस था, जो एग्जिबिट हुआ इस पूरे ट्रायल में, इवन के सो मच सो मैं क्योंकि सरसरी नज़र से मैंने इसको देखा है, मेरे इतने 148 सफ़े इतने कम टाइम में तो नहीं पढ़े जा सकते थे। जब मुझे ये मौसूल हुई है शाम में, मैंने जब वो प्रिंट किया, मैं देख रहा हूँ अभी इसमें NDA का उन कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स का जिक्र है जो प्रेजेंट हुए हैं और जो एग्जिबिट हुए हैं। NDA हुआ है कि नहीं हुआ, दैट्स येट टू बी सीन। चलें 148 घंटे ये ठहर जाए हाई कोर्ट में जजमेंट, तो फिर बात होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलें, दैट रिमेन्स टू बी सीन के कहाँ जाता है। लेकिन एक जो अभी पॉलिटिकल प्रोसेस जो एक नेगोशिएशंस का मामला जो है वो चल पड़ा है, क्या आपको लगता है कि उससे जो ये अभी जजमेंट आई है इसका कोई ना कोई इफेक्ट उस पर आएगा? गो PTI कह रही है कि हमें तो नहीं लगता कि हमें कहा गया है कि कंटिन्यू भी करें और नहीं, इसका कोई इफेक्ट आना नहीं चाहिए। लेकिन जो अभी बातें हो रही हैं, जिस किस्म की जो एक्सपेक्टेशंस हैं जो बैकडोर से आ रही है कि जी कम से कम खान साहब का जो सोशल मीडिया है उसको म्यूट पे चले जाना चाहिए कुछ देर के लिए एज अ CBM। आफ्टर दिस जजमेंट यू थिंक इट विल गो ऑन म्यूट और इट विल गो इवन मोर हेवायर? म्यूट पे तो कहीं भी नहीं गया। मैं अभी भी, अगर आप देखें, आपने देखा कि सोशल मीडिया पे उन्होंने अगेन वो इस्लामिक टच दे के उन्होंने अब ये बयानिया बनाया जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा कोशिश की गई इस बयानिए को बनाने की कि क्योंकि सीरत नबी वहाँ पे पढ़ाई जा रही है और क्योंकि वहाँ पे इस्लामी तालीमात दी जा रही हैं। 4 साल में 200 स्टूडेंट्स भी नहीं थे। मतलब यहाँ पे वहाँ पे देखिए इतनी बड़ी जो सो कॉल्ड जो एक कहते हैं कि हमने एक बड़ा सेटअप दे दिया। ये बताएं कि क्या पाकिस्तान की ये सीरत नबी तो और मजहबी तालीमात तो तीसरी जमात में हम लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो उसके लिए आप जो है वो अब ये बता रहे हैं या ये लेबल कर रहे हैं कि अब हम ये क्योंकि पढ़ानी थी तो इसलिए। माज़रत के साथ सियासत तो इतनी गंदी हो चुकी है कि इसमें कोई भी मज़हब का एलिमेंट लाना ही नहीं चाहिए। और यहाँ पे ये अब जो टॉक्स हैं, जिस नेगोशिएशंस की आपने बात की, मैं नहीं समझता कि कोई असर आएगा इसके ऊपर। इफ सैनिटी प्रिवेल्ड, आई मीन एटलीस्ट फ्रॉम आवर साइड इट्स प्रिवेलिंग। यहाँ से क्या पता कि ओवरनाइट कोई चेंज आ जाता है इस जजमेंट के बाद, क्योंकि 14 साल हुई है, 7 साल हुई है, बामशक्कत हुई है, फाइन के साथ हुई है 10 लाख और 5 लाख। तो इसमें अगर इनकी तबीयत में कोई तब्दीली आ जाती है तो उसका कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन आई थिंक कि टॉक्स कंटिन्यू करेंगी। अगेन मैं ये भी बात ज़रूर कहूँगा कि वो लिस्ट मंजर आम पे नहीं आई। वो जो सीरान की लिस्ट की बात की जाती थी, आप देख के बताएंगे ना वो हमारा काम है। अगर हमारे काम था तो 2 महीने पहले हमें बता देते तो हम ही कर देते सीरान की लिस्ट। नहीं, जरूरत तो ये भी कहा कि CCTV फुटेज कहाँ है और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, तो वो भी आपने जो वो तो TORs की बात है कि वो तो चले हम देखेंगे। एंड आई थिंक TORs की हद तक भी अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल से बेहतर होता कि हम लोग बैठ के TORs बनाते। अब हमारी साइड से TORs आएंगे, फिर उसके ऊपर जो जहाँ पे कॉमन ग्राउंड होगा या कॉमनैलिटीज़ होंगी वो आई थिंक परसिस्ट हो सकेंगे। पर इस चीज़ पे अगर TORs भी हमारी तरफ से तब आएंगे जब इस चीज़ पे फैसला हो जाए, जो वज़ीर आज़म साहब ने कमेटी बनाई है कि आया कि कानूनन या कॉन्स्टिट्यूशनली या अदरवाइज या पॉलिटिकली ये कमीशंस हम बनाएं भी या ना बनाएं, वो 7 दिन के अंदर इनको इस पे आगे जाके बात करती हूँ। बट आपको न्याय साहब क्या लग रहा है कि इस वक्त ड्यू सी कि जिस तरह नेगोशिएशंस हैं वो एक अच्छे माहौल में आप कंटिन्यू कर सकेंगी? बिकॉज बेसिक इस वक्त जो कहा जा रहा है कि जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होगा वो ये है कि इमरान खान साहब का जो सोशल मीडिया है जो बाहर से ऑपरेट होता है उसको थोड़ी देर के लिए जरा म्यूट पे जाना पड़ेगा। अच्छा, फिजिकली मारने से मुंह से कहना बुरा है बात है, इधर लोगों को फिजिकली मारे पड़ गए, क्या क्या नहीं हो गया, और हम किसी के क्रिटिसाइज करने पे, क्रिटिक होने पे हम इतने तंग नजर हो रहे हैं। इदारों को क्रिटिसाइज करने पे मुल्क का जो मुल्क पे सैंक्शंस लगती हैं वहां से एंडोर्स होती है। कैसे सैंक्शन लगे? मुल्क हमारा इतना कमजोर है कि वो हमें सैंक्शन लगा लेंगे और वहां से आपके लोग जो हैं वो इंडोर्स कर रहे हैं। बात है देखिए, थोड़ा सा डिसेंट को हमें टॉलरेट करना चाहिए। देखिए इतना तंग माहौल बना देंगे कोई भी सरवाइव नहीं करेगा। देखिए 3 साल से इमरान खान तो हुकूमत में नहीं है ना, 3 साल तकरीबन होने वाले हैं, आपका निज़ाम नहीं चल रहा, तो अभी भी आप ब्लेम किसको कर रहे हैं? इमरान खान को कर रहे हैं। इमरान खान देखिए आपके सिस्टम का क्रिटिक होगा, मगर वो क्या गलत कह रहा है कि हर इदारे का अपना एक रोल होना चाहिए। क्यों हम रोल में नहीं आ जाते? देखिए अगर हमारे एंड पे ओवर डूइंग है, नहीं याद आया खान साहब को ये जब वो अपने बंदे पूरे करार थे उस वक्त उनको रोल्स नहीं आते, अगर उस वक्त कोई गलती हुई थी तो क्या इस वक्त की गलती जस्टिफाई होगी? जब खुद कह दिया, इदारे ने कह दिया कि जी अब हम न्यूट्रल हैं, तो फिर न्यूट्रल हो जाए, इसमें क्या शक है? अच्छा कयूम सिद्दीकी साहब, वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन कि ये डिसेंट है
और ये जो है ये मनफी प्रोपेगेंडा है, ब्लेटेंट प्रोपेगेंडा है कि अगर हाई कमीशन के बाहर जो है वो कंटेनर्स लगाएं जिन पे तस्वीरें हों आपकी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की और खून रेजी ऐसे दिखाई गई हो कि कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे तो खून की शायद नहरें बह रही हैं, ये डिसेंट के उसमें ज़ुमरे में आता है या आप समझते हैं कि ब्लेटेंट प्रोपेगेंडा है? ये फेक न्यूज़ में आता है, झूठ में आता है, लाइन करने में आता है, और भी पता नहीं किस किस चीज़ के अंदर आता है। बहरहाल वो पकड़ा जाता है और फिर वो हो जाता है। डाइसेंट के ऊपर तो किसी को भी इख्तलाफ नहीं है। माशाल्लाह नेशनल असम्बली के अंदर इनकी पार्टी है और वहाँ पे भरपूर डाइसेंट हो रहा है, भरपूर किस्म की तकरीरें हो रही होती हैं और बड़ी मीडिया के ऊपर मैं तो इनको सुन रहा हूँ, इनको तो कहीं से मैंने नहीं देखा। आज भी ये पाकिस्तान टेलीविज़न चैनल पे बैठे हैं और जो कह रहे हैं वो इनका मौक़िफ़ और सुना जा रहा है। लेकिन एक चीज़ तो है कि बहुत ज़्यादा जो है वो विलिफिकेशन और जो एक कैंपेन, अगर आपको याद हो कि जब माजी में भी सज़ा हुई थी एक एहतसाब अदालत से, तो किस किस्म के ट्रेंड्स चलाए गए थे। याद है, बिल्कुल याद है। और वो सोशल मीडिया ख़वातीन के हवाले से किस किस्म के ट्रेंड्स जो है वो चलाता रहा है। और फिर इनकी के अकाउंट से शहबाज गिल साहब को पता नहीं मेरे साहब जानते हैं या नहीं जानते हैं, ये मुझे नहीं पता है, लेकिन जो उन्होंने अभी तक कुछ किया है मुख्तलिफ हवालों से, बिलखुसूस ख़वातीन और जर्नलिस्टों के हवाले से, छोड़ दें किसी और को तो इसी के साथ आपका इख्तलाफ हो सकता है, तो क्या वो जस्टिफाई चीज़ें? मेरे ख्याल में नहीं है। उस चीज़ को कंडेम करना चाहिए। शेर अफजल मरवत साहब बड़े वाज़े तौर के ऊपर कह चुके हैं कि ये जो सोशल मीडिया के लोग हैं जो वहाँ से बैठ के किस किस्म के नामों से जो है वो पाकिस्तानी क़यादत वो सिर्फ नाम है, पीछे से पुष्प बनाई तो खान साहब की उनको हासिल है ना, मतलब वो ठीक है, वो तो वी ऑल नो दैट। नहीं, वो कहते हैं, ऑल्दो के शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं कि ये हमें मरवाएंगे, ये जो कुछ कर रहे हैं, और शो ये कर रहे हैं कि पीटीआई के ऊपर है, लेकिन पीटीआई के ऑफिशियली कंसेंट के साथ है ना, अपने इनके जो करता धरता हैं या पार्टी सतह के ऊपर इतने इजलास होते हैं, किसी में इन्होंने किसी चीज़ की कंडेम की डाइसेंट के ऊपर कह के तो आप तो नहीं ना जान छुड़वा सकते। अच्छा, ये डाइसेंट तो नहीं है। बिल्कुल आखिरी we're going towards the closure of the program। अकील साहब, अभी जो इनकी तरफ से जो TORs आए हैं उसमें अभी बात हो रही थी जुडिशल कमीशन की, उसको इन्होंने कंडीशनैलिटी के तौर पे रखा है एंड यू आस्क्ड फॉर अ वीक कि हम उसके बाद रिस्पॉन्ड करेंगे। इसमें क्या इस वक्त, क्योंकि पहले इनकी जो थी वो चले समझ आती थी, सीनियर मोस्ट आपको उन पे जो है रिजर्वेशंस थी जजेस के हवाले से, अब क्या इसमें जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है इन मेकिंग द जुडिशल कमीशन? देखें, उसमें डॉक्टर साहबा पहली बात है कि जो मई 9 के हवाले से, क्योंकि दो कमीशंस की का मुतालबा किया जा रहा है, मई 9 के हवाले से जो उनके TORs हैं, वो TORs में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन हैं। मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब की गिरफ्तारी थी जिस पे ऑलरेडी कॉग्निजेंस ले ली गई थी और एक रूलिंग भी आ चुकी है, और उसी पे ही फिर वो गुड टू सी यू ही बोला गया था, एंड वो एवरीबडी नोज़ दैट केस। तो वहाँ पे अब उसके ऊपर क्या ये जानना चाहते हैं, या कमीशन में 9 के हवाले से ये कह रहे हैं CCTV प्रोवाइड किया जाए या वीडियोस प्रोवाइड की जाए। एंड आई थिंक इट वाज वन ऑफ द अदर थिंग्स, बिकॉज आज क्योंकि कमीशन के हवाले से वो मैंने जो अपनी प्रिपरेशन थी वो उस हवाले से तो नहीं डॉक्यूमेंट मेरे पास, लेकिन इनके अपने ही डॉक्यूमेंट के अंदर इनकैप्सुलेटेड है काफ़ी चीज़ें जो एक दूसरे से तजाद रखती हैं। तो उस हवाले से भी मैं समझता हूँ कि अभी क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमेटी बनाई है, वो कमेटी देखेगी कि आया कमीशन बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, फिर उसके ऊपर जो लीगल एम्बिट है या लीगल पैरामीटर्स के अंदर उसको चेक किया जाएगा, जो कानूनी मुशावरत है वो की जाएगी, एंड देन फाइनली विद इन नाउ आई थिंक 6 डेज जो है वो हम उसमें जवाब देंगे। लेकिन 26 पे मुझे आपको एक रिलीफ तो महसूस हुआ होगा ना जब रिटर्न ये COD चार्टर ऑफ डिमांड्स आया है, लेकिन शुरू में 8 फरवरी के इंतखाबात का जिक्र नहीं किया इन्होंने। नहीं, वो ये बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि ना 8 फरवरी का जिक्र है, उसमें फ्री एंड वो उस पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन की आपने बात की, आपने अगले इलेक्शन में जाने की बात को इस हवाले से थोड़ा सा टच अपॉन किया, लेकिन नॉट इन सो मेनी वर्ड्स, मतलब डिमांड्स तो मेनली दो ही हैं आपकी। अगर बिजनेस के हवाले से जुडिशल माना जाए तो अब ये इज येट टू बी सीन कि वो कमेटी के मेंबरान क्या फैसला करते हैं, और जो 7 पॉलिटिकल पार्टीज हैं विद इन द गवर्नमेंट्स कमेटी वो अपनी लीडरशिप से क्या फैसला लेके आते हैं, एंड देन फाइनल जो लीगल कंसल्टेशन है उसके बाद जो है हम इनको 7 दिन में क्या जवाब देंगे। राइट नाउ इट्स अ वेरी नेसेंट स्टेज, उसके बाद फिर देखा जाएगा, बट कुछ ना कुछ जो है वो हम ज़रूर इनको जवाबी तौर पे हो सकता है कि एक और नशिस्त हो और उस पर
TORs को और फिजल आउट किया जाए या दुरुस्ती की तरफ जाया जाए अगर कमीशन बनता है। बट न्याय साहब, क्या ये फाइनल रेड लाइन कमीशन है? बनाने पे आप रजामंद हो गए हैं? नहीं, मैं तो अभी इस पे कुछ नहीं कह मैं सकता। कह रही हूँ, हाँ। मैं इसीलिए मैं नहीं पूछा न्याय साहब बात की बात से है। नहीं, मैंने बात की फाइनल आपकी जो रेड लाइन है वो यही है कि अगर इस पे कमीशन नहीं बनता दोनों पे तो देन मुज़ाकरात खत्म है। चौथी मीटिंग होगी तब जब बैरिस्टर साहब की तरफ से सिग्नल आएगा कि हम बनाने के लिए कमीशन तैयार बनाने पे हैं। आमादा हैं, फिर TORs बैठने पे जरूर नशिस्त होगी। देखिए TORs एक आईडी है, देखिए हम कोई अकले कुल नहीं हो सकते, इन्हें अगर कोई बेहतर आईडी है ये और ज्यादा उसमें और इजाफी बता देंगे। बिल्कुल नहीं, कंडीशनैलिटी नहीं बन सकती, मगर है कि ओवरऑल देखें इसके बाद इसमें कमीशन की रिपोर्ट के पब्लिक होना, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, बहुत सारी चीजें हैं जो डिस्कस करने वाली कुछ फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें कि या दिस इज द फाइनल रेड लाइन कि अगर नहीं बनेगी या हमें नहीं इस पे कोई जवाब आएगा तो देन दैट्स इट, मुज़ाकरात हैव बीन कॉल्ड ऑफ। ये कहते हैं कि नहीं आता तो फिर तो जाहिर बात है कॉल ऑफ होंगे। कईम सिद्दीकी साहब, क्या आप क्या फ्यूचर देखते हैं इनका? देखें, वो कहते हैं ना कि माजी को देख के फ्यूचर को देखना चाहिए, लोगों के रवैये भी होते हैं। 2013 के इंतखाबात में बड़े मदोशद से शदोमद से मुनज़्ज़म साजिश इंतखाबात की जो है उसका बयानिया खड़ा गया, एहतजाज भी हुआ, 126 दिन का धरना भी हुआ, फाइनली ये बैठे पार्लियामेंट के अंदर और फिर एक कानून बना, एक ऑर्डिनेंस आया कि ठीक है एक कमीशन हम बना देते हैं, क्योंकि जाहिर है दे आर स्मार्ट पीपल, इनको पता था क्योंकि इलेक्शन के मामला जो हैं वो हुकूमत तो खोल नहीं सकती, वो इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का मामला है, तो इन्होंने कहा कि हुकूमत 4 हल्के खोले। तो फिर ये तय पाया कि जी जुडिशल कमीशन जो है वो बना दिया जाए और एक जुडिशल कमीशन बना चीफ जस्टिस पाकिस्तान नासिर मुल्क साहब की सरबराही के अंदर। उसमें जितनी भी इलेक्शन पिटीशनें थी ये बतौर एविडेंस उसके पास लेके आए और फिर उसमें जो वो कहते हैं ना कि टेक्निकल किस्म के मामला जो थे इलेक्शन कमीशन के हवाले से उसके ऊपर भी बात हुई, लेकिन उनका कि कोई मुनज़्ज़म साजिश नहीं हुई। लेकिन उस एग्रीमेंट में ये था कि अगर मुनज़्ज़म साजिश या धांधली साबित ना हुई तो फिर माफ़ी मांगी जाएगी। लेकिन आज तक आपने देखा है कि कभी किसी ने उसको ऑनर किया हो कि अगर इल्ज़ामात गलत साबित हुए तो उसके ऊपर माफ़ी मांगी जाएगी? तो नहीं किया। तो आप ऑप्टिमिस्टिक नहीं हैं? मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो मेरा ख्याल है आप भी उस कैंप से हैं जो मरियम नवाज साहिबा या हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो है वो कह रहे हैं ठीक है हुज्जत तमाम कर लें, होना यहाँ पे कुछ नहीं है। आप देख लीजिएगा, आप देख लें। ख्वाहिश साहब ने तो कसमन जो है हल्फन कह दिया कि मैं मुज़ाकरात के हक में हूँ। नहीं, मुज़ाकरात के हक में हूँ, बट उन्होंने कहा यहाँ से निकलना कुछ नहीं, हुज्जत तमाम कर लें। उन्होंने हाँ ही सेइंग कि एक लेट्स टेक इट टू द फाइनल। मतलब पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है। देखिए मैं एक बात ठीक है कि इंतखाबी अमल के हवाले से जो है वो होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो ये पार्लियामेंट में मौजूद हैं। इलेक्शन एक्ट जो है उसके और या इंतखाबात के अमल को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए किस किस्म की लेजिस्लेशन हो सकती है? मेरा ख्याल है कि अगला इलेक्शन अब जब भी हो, चाहे 1 साल बाद हो, इनकी डिमांड्स के बाद हो, इनकी डिमांड्स पूरी ना हो तब हो, अगला इलेक्शन तो होना है ना। तो उस अगले इलेक्शन के लिए आप और बैरिस्टर साहब मिलके पाकिस्तान के अवाम को ये यकीन क्यों नहीं दिलाते कि आइंदा कोई किसी इलेक्शन के ऊपर इस तरह की बात नहीं होगी और किसी का मैंडेट चोरी नहीं होगा? आप ही फैसला कर दें, ये नवाज शरीफ साहब के ख्वाजा आसिफ के फॉर्म 45 आपको दे दें, आप दोनों हलकों का डिसाइड कर लें। बात है कि क्लियर बात करें ना, बात है ये इलेक्शन नहीं नज़र आ रहे किसी को, रिग्ड है नहीं है। 18 वाले रिग्ड होंगे ठीक है, उसको भी इसके बीच में ले आए, 13 वाले भी ले आए। बात है कि ये मामलात को कहीं तो ख़त्म करना पड़ेगा ना, अगर मुल्क को आगे बढ़ाना है। जनाब आप बैठे ना पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं। हाँ, ख़त्म हमने वो उनका जो एतराज़ है वो ये कहते हैं जी अगर ख़त्म करना है स्टार्टिंग पॉइंट है तो फिर हम इनसे क्यों शुरू करें, फिर पीछे से शुरू करें, लेकिन हम फंसे रहेंगे। मगर हम एक चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर रहे कि इस फंसने के चक्कर से ही तो इमरान खान ने आपको निकाला है। देखें 26 की कॉल के बाद इमरान खान क्या दोबारा कॉल नहीं दे सकते थे? इमरान खान ने कॉल नहीं दी, उन्होंने पॉलिटिकल फोर्सेस को स्पेस दी है कि आप अपने मसले टेबल पे हल कर लें। ये भी तो है ना, सारे ऑप्शंस एग्जॉस्ट कर लिए थे। आप दिसंबर वाली कॉल देख लें, वो जो क्या अब हम दोबारा बंदे नहीं निकाल सकते? दोबारा बंदे नहीं निकाल सकते। कौन निकलेगा? कौन निकलेगा? मैं क्या कौन निकलेगा? जिस दिन इमरान खान ने कॉल देनी है दोबारा बंदे उसी शद्दोमत के साथ निकलेंगे और उसी तरह जो है वो हमारे चीफ मिनिस्टर आएंगे और फिर वो भागते भागते पता नहीं कहां से पीछे जो वो भागते जाएंगे। बात है अगर मॉडल टाउन वाले कातिल आप खुले छोड़ेंगे तो गोलियां तो चलेंगी। बात है उस चीज को हम रेक्टिफाई नहीं करेंगे। आप अपने सियासी कजन्स की जो है वो जैसे वाक़ई नजफी वाले कमीशन को हम इम्प्लीमेंट उसकी रिकमेंडेशन करा लेते तो ये सानिया दोबारा ना होता। चले सही है। ऑन
लेट्स जस्ट होप कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो हमें आती हुई नजर आए, क्योंकि अब लग रहा है कि कुछ चलें, बैकडोर जो चल रहा है उससे कहीं निकल आए, कुछ एक दूसरे का जो है वो गिव एंड टेक कुछ से उससे काम जो है वो चले, ताकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमें जो है वो नजर आए। बैरिस्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, बैरिस्टर वकील साहब, न्याज़ साहब आपका बहुत शुक्रिया, और कयूम सिद्दीकी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर दिस प्रोग्राम। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।